नमस्कार दोस्तों, यह है कक्षा 12 की एनसीईआरटी की न्यू वाली पाठ्य पुस्तक है। ठीक है ना। और इसमें अपना है पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट फर्स्ट पर कंप्लीट कर दी। ये 3 पाठ्य पुस्तक है कक्षा 12 की हिस्ट्री की। पार्ट फर्स्ट, पार्ट 2, पार्ट 3। इतिहास अतीत के कुछ विषय, ऐसे ये नाम है। तो पार्ट फर्स्ट क्लियर है। पार्ट 2 का अपना विषय 9 यानी कि पार्ट 9वां चल रहा है। ठीक। शासक और इतिवृत्ति, मुगल दरबार लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी। और फिर रहेगा पार्ट 3। ठीक। तो चलिए हर एक फैक्ट को, हर एक तथ्य को, हर एक लाइन को समझते हुए याद करते चलते हैं। और जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेंगे या फिर होंगे उनको अच्छी तरह से देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शासक और इतिवृत्ति, मुगल दरबार लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी। शासक और इतिवृत्त, मुगल दरबार लगभग 16वीं से 17वीं शताब्दी। ठीक। शानदार पाठ है। मुगल साम्राज्य के शासक स्वयं को एक विशाल और विजातीय जनता प्रशासन के लिए नियुक्त मानते थे। हालांकि असलियत में राजनीतिक परिस्थितियां इस भव्य दृष्टि को सीमाबद्ध कर देती थी। फिर भी ऐसी दृष्टि सदैव महत्वपूर्ण रही है। इस दृष्टि के प्रचार प्रसार का एक तरीका राजवंशी इतिहास लिखवाना था। मुगल राजाओं ने दरबारी इतिहासकारों को विवरणों के लेखन का कार्य सौंपा। इन विवरणों में बादशाह के समय की घटनाओं का लेखा जोखा दिया गया। किसको सौंपा? मुगल राजाओं ने दरबारी इतिहासकारों को। इसके अतिरिक्त उनके लेखकों ने शासकों को अपने क्षेत्र के शासन में मदद के लिए उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों से ढेरों जानकारी इकट्ठी की। अंग्रेजी में लिखने वाले आधुनिक इतिहासकार ने मूल पाठ की इस शैली को क्रॉनिकल्स यानी कि इतिवृत्त इतिहास नाम दिया। अंग्रेजी में लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों ने मूल पाठ की इस शैली को क्रॉनिकल्स इतिवृत्त या इतिहास नाम दिया। ये इतिवृत्त घटनाओं का अनवरत कालानुक्रमिक विवरण प्रस्तुत करते हैं। मुगलों का इतिहास लिखने के इच्छुक किसी भी विद्वान के लिए इतिवृत्त अपरिहार्य स्रोत है। एक और तो ये इतिवृत्त मुगल राज्य की संस्थाओं के बारे में तथ्यात्मक सूचनाओं को खजाना थे, जिन्हें दरबार से घनिष्ठ रूप से जुड़े व्यक्तियों द्वारा काफ़ी मेहनत से एकत्रित एवं वर्गीकृत किया गया। दूसरी ओर इन मूल पाठों का उद्देश्य उन आशयों को संप्रेषित करना था जिसे मूल शासक अपने क्षेत्र में लागू करना चाहते थे। अतः ये इतिवृत्ति हमें इस बात की एक झलक देते हैं कि कैसे शाही विचारधाराएं रची या प्रचारित की जाती थी। यह अध्याय मुगल साम्राज्य की समृद्ध को लुभावने आयाम की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालेगा। अतः ये इतिवृत्ति हमें इस बात की एक झलक देती है। इतिवृत्ति किसे कहा गया है? इतिवृत्ति क्रॉनिकल्स। अतः ये इतिवृत्त हमें इस बात की एक झलक देते हैं कि कैसे शाही विचारधाराएं रची या प्रचारित की जाती थी। यह अध्याय मुगल साम्राज्य की इस समृद्ध को लुभावनी आयाम की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालेगा। यह अध्याय मुगल साम्राज्य के इस समृद्ध और लुभावनी आयाम की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालेगा। बाबर को राजवंशीय मुकुट सौंपता तैमूर, गोवर्धन द्वारा लगभग 1630 में चित्रित। गोवर्धन द्वारा तैमूर। कलर का प्रयोग देख, पेंटिंग है, चित्रकारी। ठीक। मुगल शासक और उनका साम्राज्य। मुगल शासक और उनका साम्राज्य, पहला पॉइंट आ रहा है।
मुगल शासक और उनका साम्राज्य। मुगल नामक मंगोल से व्युत्पन्न हुआ है। मुगल नाम मंगोल से व्युत्पन्न हुआ है। अच्छा, यद्यपि आज यह नाम एक साम्राज्य की भव्यता का एहसास कराता है, लेकिन राजवंश के शासकों ने स्वयं के लिए यह नाम नहीं चुना था। उन्होंने अपने को तैमूरी कहा क्योंकि पितृपक्ष से वे तुर्की शासक तिमूर के वंशज थे। पहला मुगल शासक बाबर मातृपक्ष से चंगेज खां का संबंधी था। वह तुर्की बोलता था और उसने मंगोलों का उपहास करते हुए उन्हें बर्बर गिरोह के रूप में उल्लेखित किया। किसने? बाबर ने। एक मिनट, मुगल नाम मंगोल से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। यद्यपि आज यह नाम एक साम्राज्य की भव्यता का एहसास कराता है, लेकिन राजवंश के शासकों ने स्वयं के लिए यह नाम नहीं चुना। उन्होंने अपने को तैमूरी कहा क्योंकि पितृपक्ष से वे तुर्की शासक तिमूर के वंशज थे। पहला मुगल शासक बाबर मातृपक्ष से चंगेज खां का संबंधी था। वह तुर्की बोलता था और उसने मंगोलों को पास करते हुए उन्हें बर्बर गिरोह के रूप में उल्लेखित किया। बर्बर गिरोह के रूप में किसने उल्लेखित किया? बाबर ने। 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपियों ने परिवार की इस शाखा के भारतीय शासकों का वर्णन करने के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया। यूरोपियों ने, इसका मतलब यूरोपियों ने किया है। परिवार की शाखा के भारतीय शासकों का वर्णन करने के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया। 16वीं शताब्दी से ही इस शब्द का निरंतर प्रयोग होता रहा है, यहाँ तक कि रिटायर्ड किपलिंग की जंगल बुक के युवा नायक मोगली का नाम भी इससे व्युत्पन्न हुआ है। मोगली। रिटायर्ड किपलिंग की जंगल बुक किसकी है? किपलिंग की। युवा नायक मोगली का नाम भी इससे उत्पन्न है। शानदार मूवी है जंगल बुक या मोगली। मुगलों व स्थानीय सरदारों के बीच राजनीतिक मैत्रियों के जरिए तथा विजयों के जरिए भारत के विविध क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर साम्राज्य की रचना की गई। साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर को उसके मध्य एशियाई स्वदेश फरगना से प्रतिद्वंदी उज़्बेकों ने भगा दिया था। किसने भगा दिया था? प्रतिद्वंदी उज़्बेकों ने। उसने सबसे पहले स्वयं को काबुल में स्थापित किया और फिर 1526 में अपने दल के सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए क्षेत्रों और संसाधनों की खोज में वह भारतीय उपमहाद्वीप में और आगे की ओर बढ़ा। वह अपने दल के सदस्यों की आवश्यकता पूरी करने के लिए क्षेत्रों और संसाधनों की खोज में वह भारतीय उपमहाद्वीप में और आगे की ओर बढ़ा। इसके उत्तराधिकारी नसीरुद्दीन हुमायूं 1530 से 40 और 55 से 56 ने साम्राज्य की सीमाओं में विस्तार किया, किंतु वह अफगान नेता शेर शाह सूरी से पराजित हो गया, जिसने उसे ईरान के सफावी शासक के दरबार में निर्वासित होने को वैध कर दिया। किसके? सफावी शासक। हाँ, ईरान। 1555 में हुमायूं ने सूरों को पराजित कर दिया, किंतु एक वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। कई लोग जलालुद्दीन अकबर 1556 से 1605 मुगल बादशाहों में महानतम मानते हैं, क्योंकि उसने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि इसे अपने समय का विशालतम, दृढ़तम और सबसे समृद्ध राज्य बनाकर सुदृढ़ भी किया। अकबर हिंदुकुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं के विस्तार में सफल हुआ। हिंदुकुश पर्वत तक, और उसने ईरान के सफावियों और तुरान, मध्य एशिया के उज़्बेकों की विस्तार वाली योजनाओं पर लगाम रखी थी, उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने ईरान के सफावियों और तुरान, मध्य एशिया के उज़्बेकों, आई समझ में? ये दोनों भी तगड़े थे भाई, ईरान के सफाविदों और उज़्बेकों। वहीं से तो आया है, ईरान से तो आया है। लगाए रखी। अकबर के बाद जहांगीर 1605 से 27, शाहजहां 1628 से 58, ठीक 1605 है ना, 16/1605 है ना, 605 जहांगीर और
28 रट्टा में शाहजहाँ। चलिए ये तो याद होगा आप लोगों को ना। 605 और 27, 65। जहांगीर, 16 5 27, शाहजहाँ 28 58, और औरंगजेब 58 से 7, 17 7 के रूप विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों वाले 3 बहुत योग्य उत्तराधिकारी हुए। इनके अधीन क्षेत्रीय विस्तार जारी रहा, यद्यपि इसकी गति काफ़ी धीमी रही। तीनों शासकों ने शासन के विविध यंत्रों को बनाए रखा और उन्हें सुदृढ़ किया। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान शाही संस्थानों के ढांचे का निर्माण हुआ। इनके अंतर्गत प्रशासन और कराधान के प्रभावी तरीके शामिल थे। मुगल वंश का सुस्पष्ट केंद्र दरबार था। यहाँ राजनीतिक संबंध गढ़े जाते थे, साथ ही श्रेणियाँ और हैसियतें परिभाषित की जाती थी। मुगलों द्वारा शुरू की गई राजनीतिक व्यवस्था सैन्य शक्ति और उपमहाद्वीप की भिन्न भिन्न परंपराओं को संयोजित करने की चेतन नीति के संयोजन पर आधारित थी। सोलहवीं और 17वीं शताब्दी के दौरान शाही संस्थाओं के ढांचे का निर्माण हुआ। इनके अंतर्गत प्रशासन और कराधान के प्रभावशाली तरीके शामिल थे। मुगल शक्ति का सुस्पष्ट केंद्र दरबार था। यहाँ राजनीतिक संबंध गढ़े जाते थे, साथ ही श्रेणियाँ और हैसियतें परिभाषित की जाती थी। मुगलों द्वारा शुरू की गई राजनीतिक व्यवस्था सैन्य शक्ति और उपमहाद्वीप की भिन्न भिन्न परंपराओं को समायोजित करने की चेतन नीति के संयोजन पर आधारित थी। 1707 के बाद औरंगजेब को मृत्युपरंत राजवंश की शक्ति घट गई। औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707। दिल्ली, आगरा अथवा लाहौर जैसे भिन्न राजधानी नगरों से नियंत्रित एक विशाल साम्राज्य तंत्र की जगह क्षेत्रीय शक्तियों ने अधिक स्वायत्तता अर्जित कर ली। फिर भी सांकेतिक रूप से ही सही, पर मुगल शासक की प्रतिष्ठा ने अभी अपना आभा नहीं खोई थी। फिर भी सांकेतिक रूप से ही सही, पर मुगल शासक की प्रतिष्ठा ने अभी अपनी आभा नहीं खोई थी। 1857 में इस वंश के अंतिम वंशज बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका। फिर भी सांकेतिक रूप से ही सही, पर मुगल शासक की प्रतिष्ठा ने अभी अपनी आभा नहीं खोई। 1857 इस वंश के अंतिम वंशज बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका। जो रहे हैं उनको पढ़ लेते हैं। हुमायूं की पत्नी नादरा का राजस्थान के रेगिस्तान को पार करते देखा हुआ 18वीं शताब्दी का चित्रण। नादिरा पता लगाने की कोशिश कीजिए कि आप जिस राज्य में रहते हैं क्या वह मुगल साम्राज्य का भाग था। क्या साम्राज्य स्थापित होने के परिणामस्वरूप उस क्षेत्र में किसी तरह के परिवर्तन हुए थे। अगर आपका राज्य इस साम्राज्य का हिस्सा नहीं था तो समकालीन क्षेत्रीय शासकों, उनके उद्भव, उनकी नीतियों के बारे में और जानकारी प्राप्त कीजिए। ये किस प्रकार के विवरण का लेखा जोखा करते थे। पता लगाने की कोशिश कीजिए कि आप जिस राज्य में रहते हैं क्या वह मुगल साम्राज्य का भाग था। नहीं था। हाँ था, मान लें। क्या साम्राज्य स्थापित होने के परिणामस्वरूप उस क्षेत्र में किस तरह के परिवर्तन हुए थे। अगर आपका राज्य इस साम्राज्य का हिस्सा नहीं था तो समकालीन क्षेत्रीय शासकों, उनके उद्भव और उनकी नीतियों के बारे में और जानकारी प्राप्त कीजिए। वे किस प्रकार के विवरण का लेखा जोखा करते थे। अब है इतिवृत्तों की रचना। ठीक, इतिवृत्तों की रचना।
इतिवृत्तों की रचना यानी कि इतिहास। मुगल बादशाहों द्वारा तैयार करवाए गए इतिवृत्त साम्राज्य और उसके दरबार के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत है। ये इतिवृत्त इस साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के सामने एक प्रबुद्ध राज्य के दर्शन की परियोजना के उद्देश्य से लिखे गए थे। इसी तरह इनका उद्देश्य उन लोगों को जिन्होंने मुगल शासन का विरोध किया था यह बताना भी था कि उनके सारे विरोधों का असफल होना नियत है। शासक यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि भावी पीढ़ियों के लिए उनके शासन का विवरण उपलब्ध रहे। मुगल इतिवृत्तियों के लेखक निरपवाद रूप से दरबारी ही रहे। उन्होंने जो इतिहास लिखे उनके केंद्र बिंदु में भी शासक पर केंद्रित घटनाएं, शासक का परिवार, दरबार व अभिजात, युद्ध और प्रशासनिक व्यवस्थाएं, अकबर, शाहजहां और आलमगीर, मुगल शासक औरंगजेब की एक पदवी की कहानियों पर आधारित इतिवृत्तों के शीर्षक अकबरनामा, शाहजहांनामा। एक मिनट रुक जाओ। मुगल इतिवृत्तों के लेखक निरपवाद रूप से दरबारी ही रहे। उन्होंने जो इतिहास लिखे उनके केंद्र बिंदु में भी शासक पर केंद्रित घटनाएं, शासक का परिवार, दरबार व अभिजात, युद्ध और प्रशासनिक व्यवस्थाएं, अकबर, शाहजहां, आलमगीर मुगल शाहजहां, औरंगजेब की एक पदवी, आलमगीर की पदवी किसने धारण की थी? औरंगजेब ने, की कहानियों पर आधारित इतिवृत्तों के शीर्षक अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा यह संकेत करते हैं कि इनके लेखकों की निगाह में साम्राज्य व दरबार का इतिहास और बादशाह का इतिहास एक ही था। तुर्की से फारसी की ओर। मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। तुर्की से फारसी की ओर। मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। दिल्ली के सुल्तानों के काल में उत्तर भारतीय भाषाओं विशेषकर हिंदी व इसकी क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ फारसी दरबार और साहित्यिक रचनाओं की भाषा के रूप में तुर्की से फारसी की ओर। मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। ठीक। मुगल दरबार इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। दिल्ली के सुल्तानों के काल में उत्तर भारतीय भाषाओं विशेषकर हिंदी व इसकी क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ फारसी दरबार और साहित्यिक रचनाओं की भाषा के रूप में खूब पुष्पित प्रलित हुए, क्योंकि मुगल चगताई मूल के थे। एक मिनट। तुर्की से फारसी की ओर। मुगल दरबार इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। किसमें? फारसी में। मुगल दरबार इतिहास दिल्ली के सुल्तानों के काल में उत्तर भारतीय भाषाओं विशेषकर हिंदवी व इसकी क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ फारसी दरबार और साहित्यिक रचनाओं की भाषा के रूप में खूब पुष्पित और प्रलित हुई, क्योंकि मुगल चगताई मूल के थे। चगताई मुगल किस मूल के थे? चगताई मूल के थे। चगताई मूल के थे। अतः तुर्की उनकी मातृभाषा थी। अच्छा, चगताई मूल के थे, अतः तुर्की उनकी मातृभाषा थी। इनके पहले शासक बाबर ने कविताएं और अपनी संस्कृत इसी भाषा में लिखे। बाबर ने किस में लिखे थे? तुर्की में। और वैसे अगर देखी जाए तो मुगलों की मातृभाषा तुर्की ही थी। अकबर ने सोच समझकर फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया। फारसी को किसने बनाया? अकबर ने। और बाबर के समय तुर्की। संभवतः ईरान के साथ सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्कों के साथ साथ मुगल दरबार में पद पाने को इच्छुक ईरानी और मध्य एशियाई प्रवासियों ने बादशाह को इस भाषा को अपनाए जाने के लिए प्रेरित किया होगा। फारसी को दरबार की भाषा का ऊंचा स्थान दिया गया तथा उन लोगों को शक्ति व प्रतिष्ठा प्रदान की गई जिनकी इस भाषा पर अच्छी पकड़ थी। राजा, शाही परिवार के लोग व दरबार के विशिष्ट सदस्य यह भाषा बोलते थे। कुछ और आगे यह सभी स्तरों के प्रशासन की भाषा बन गई, जिसमें लेखाकारों, लिपिकों
अन्य अधिकारियों ने भी इसे सीख लिया। जहाँ जहाँ पारसी प्रत्यक्ष प्रयोग में नहीं थी, वहाँ भी राजस्थानी, मराठी और जहाँ तक कि तमिल में शासकीय लेखों की व्याख्या को इसी शब्दावली और मुहावरों ने व्यापक रूप से प्रभावित किया था। क्योंकि 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान फारसी का प्रयोग करने वाले लोग उपमहाद्वीप के कई अलग अलग क्षेत्रों से आए थे, ठीक, फारसी का प्रयोग करने वाले, और वे अन्य भारतीय भाषाएं भी बोलते थे। अतः स्थानीय मुहावरों को समाविष्ट करने से फारसी का भी भारतीयकरण हो गया था। फारसी के हिंदवी के साथ पारस्परिक संपर्क से उर्दू के रूप में एक नई भाषा निकल आई। फारसी के हिंदवी के साथ पारस्परिक संपर्क से उर्दू के रूप में एक नई भाषा निकल कर आई। अकबरनामा जैसे मुगल इतिहास फारसी में लिखे गए थे। अकबरनामा की भाषा कौन सी है? फारसी। अकबरनामा, जबकि अन्य जैसे बाबर के संस्करणों बाबरनामा के नाम से, ये किस भाषा है? तुर्की से फारसी में लिखा तो तुर्की में ही था, लेकिन इसका भी तुर्की से फारसी में अनुवाद किया गया। मुगल बादशाहों ने महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवादित किए जाने का आदेश दिया। फारसी, तुर्की से फारसी। महाभारत का निर्माण रज्जुनामा युद्धों की पुस्तक के रूप में हुआ। ये क्वेश्चन आ चुका है, काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं इस पैराग्राफ में से। बताइए महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? रमज़नामा। पांडुलिपियों की रचना जब उससे पहले बाबर की मातृभाषा कौन सी थी? तुर्की थी, ठीक है। फिर उर्दू का विकास कैसे हुआ? फारसी के हिंदवी के साथ पारस्परिक संपर्क से उर्दू के रूप में एक नई भाषा निकल कर आई। अकबरनामा जैसे मुगल इतिहास फारसी में लिखे गए थे, जबकि अन्य जैसे बाबर के संस्करणों को बाबरनामा के नाम से तुर्की से फारसी में मुगल बादशाह ने महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवादित किए जाने का आदेश दिया। महाभारत का अनुवाद रमज़नामा युद्धों की पुस्तक के रूप में हुआ। पांडुलिपियों की रचना। चगताई तुर्क स्वयं को चंगेज खां के सबसे बड़े पुत्र का वंशज मानते थे। चगताई तुर्क स्वयं को चंगेज खां। लिखित शब्द की उड़ान अबुल फजल के शब्दों में। लिखित शब्द विगत युगों की विद्वता को मूर्त रूप दे सकता है और इस तरह वह बौद्धिक प्रगति का साधन बन सकता है। उच्चारित शब्द उनके दिलो दिमाग में जाता है जो उसे सुनने के लिए उपस्थित होता है। लिखित शब्द न केवल पास रहने वाले लोगों बल्कि दूर स्थित लोगों को भी समझदारी सिखाता है। अगर लिखित शब्द न हो तो उच्चारित शब्द तो बहुत जल्दी ही मर जाएगा। अगर लिखित शब्द न हो तो उच्चारित शब्द तो बहुत जल्दी ही मर जाएगा और हमारे पास उन लोगों की कोई निशानी नहीं रह जाएगी जो दिवंगत हो चुके हैं। सामान्य समझ के लोग तो अक्षरों को एक गहरी आकृति मात्र मानते हैं, पर गहराई से देखने वाले लोगों को उनमें एक प्रज्ञादीप यानी चिराग ए सीना साई प्रज्ञादीप नजर आता है। अपने हजारों किरणों के लिए उन्होंने अपने हजारों किरणों को लिए होने के बावजूद लिखित शब्द काला दिखता है, अथवा इस ढंग से कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा प्रकार है जिस पर एक तिल है। अपने हजारों किरणों को लिए होने के बावजूद लिखित शब्द काला दिखता है।
लिखित शब्द काला दिखता है, अथवा इस ढंग से कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा प्रकाश है जिस पर एक तिल है जो उसे बुरी नज़र से बचाता है। खतियाँ पत्र समझदारी की तस्वीर है, विचारों की दुनिया से निकला हुआ खाका है, दिन को लाने वाली गहरी रोशनी है, ज्ञान से भरा हुआ घना बादल है। पत्र मौन होते हैं फिर भी वे बोलते हैं, स्थिर होते हैं फिर भी वे सफ़र करते हैं, पन्ने पर फैले हुए फिर भी ऊपर की ओर उड़ान भरते हैं। बढ़िया बात लिखी है यार अबुल फजल ने। अबुल फजल का शब्द है। ठीक। पांडुलिपियों की रचना। मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी, अर्थात वे हाथ से लिखी होती थी। पांडुलिपि रचना का मुख्य केंद्र शाही किताबखाना था। हालांकि किताबखाना शब्द पुस्तकालय के रूप में अनुवादित किया जा सकता है। मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी, अर्थात वे हाथ से लिखी होती थी। पांडुलिपि रचना का मुख्य केंद्र शाही किताबखाना था। हालांकि किताबखाना शब्द पुस्तकालय के रूप में अनुवादित किया जा सकता है। यह दरअसल एक लिपिघर था, अर्थात ऐसी जगह जहां बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह रखा जाता तथा नई पांडुलिपियों की रचना की जाती। पांडुलिपियों की रचना में विविध प्रकार के कार्य करने वाले बहुत लोग शामिल होते थे। कागज बनाने वालों की पांडुलिपियों के पन्ने तैयार करने, सुलेखों की पाठ की नकल तैयार करने, सुलेखकों की पाठ की नकल तैयार करने, कोष्ठकारों की पृष्ठों को चमकाने के लिए, पांडुलिपियों की रचना में विविध प्रकार के कार्य करने वाले बहुत लोग शामिल होते थे। कागज बनाने वाले पांडुलिपि के पन्ने तैयार करने, सुलेखों की पाठ की नकल तैयार करने, गुप्तकारों मतलब, चल दोबारा से पढ़ते हैं। पांडुलिपियों की रचना में विविध प्रकार के कार्य करने वाले बहुत लोग शामिल होते थे। कागज बनाने वालों की पांडुलिपियों में पन्ने तैयार करने, सुलेखों की पाठ की नकल तैयार करने, गुप्तकारों की पृष्ठों को चमकाने के लिए, चित्रकारों की पाठ से दृश्यों को चित्रित करने के लिए, और जिल्दसाजों की प्रत्येक पन्ने को इकट्ठा कर उसे अलंकृत आवरण। पांडुलिपियों की रचना में विविध प्रकार के कार्य करने वाले बहुत लोग शामिल होते थे। कागज बनाने वालों की पांडुलिपियों के पन्ने तैयार करने, सुलेखकों की पाठ की नकल तैयार करने, गुप्तकारों की पृष्ठों को चमकाने के लिए, चित्रकारों की पाठ से दृश्यों को चित्रित करने के लिए, जिल्दसाजों की प्रत्येक पन्ने को इकट्ठा कर उसे अलंकृत आवरण में बैठाने के लिए आवश्यकता होती थी। तैयार पांडुलिपि को एक बहुमूल्य वस्तु, बौद्धिक संपदा और सौंदर्य के कार्य के रूप में देखा जाता था। इस तरह के सौंदर्य को अस्तित्व में लाकर इन पांडुलिपियों के संरक्षण मुगल बादशाह अपनी शक्ति को दर्शा रहे थे। इस तरह इन पांडुलिपियों की वास्तविक रचना में शामिल कुछ लोगों को भी पदवियों और पुरस्कारों के रूप में पहचान मिली। इनमें सुलेखकों और चित्रकारों को तो उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा मिली, जबकि अन्य जैसे कागज बनाने वाले अथवा जिल्दसाज गुमनाम कारीगर ही रह गए। सुलेखन अर्थात हाथ से लिखने की कला अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल मानी जाती थी। इसका प्रयोग भिन्न भिन्न शैलियों में होता था। नस्तलिख अकबर की पसंद आई। ये क्वेश्चन यूँ के यूँ ही आ चुका है उठ के रीट 2022 में। बताइए अकबर की पसंदीदा शैली क्या थी। हल्के में मतलब एनसीईआरटी को ये जो पद्यांश है यहाँ पर, ये जो गद्यांश वगैरह अपन पढ़ रहे हैं ना, इसमें जो एक एक लाइन है जो फैक्ट वाली वो क्वेश्चन है। अब ये उठा के दे दिया, चाहे इसमें गहरा गहरा नहीं किया है लेकिन उठा के दे दिया ये। बताइए नस्तलिख अकबर की पसंदीदा शैली क्या थी।
यह एक ऐसी सरल शैली थी जिसमें लंबे सपाट प्रभावी ढंग से लिखा जाता था, जिसे लंबे सपाट प्रभावी ढंग से लिखा जाता था। इसे 5 से 10 मिलीमीटर की नोक वाले चटे हुए सरकंडे, जिसे कलम कहा जाता है, के टुकड़े से स्याही में डुबोकर लिखा जाता था। 5 से 10 मिलीमीटर की नोक वाले चटे हुए सरकंडे, जिसे कलम कहा जाता था, के टुकड़े से स्याही में डुबोकर लिखा जाता था। सामान्यतः कलम की नोक में बीच में छोटा सा चीरा लगा दिया जाता था ताकि यह स्याही आसानी से सोख ले। चर्चा कीजिए। आज तैयार होने वाली पुस्तकें किन मायनों में मुगल इतिवृत्तों की रचनाओं के तरीकों से भिन्न अथवा समान है? नस्तलिक शैली में लिखा हुआ एक पन्ना, जिसे अकबर के दरबार के सबसे अच्छे श्लोकों में से एक कश्मीर के मोहम्मद हुसैन लगभग 1575 से 1605 द्वारा तैयार किया गया। कश्मीर के मोहम्मद हुसैन 1575 से 1605। इसके अक्षरों के विशुद्ध समानुपाती घुमाव की कद्दरदानी में इसको जरील कलम, सोने की कलम की किताब से नवाजा गया। किसको? मोहम्मद हुसैन। इसके अक्षरों के विशुद्ध समानुपाती घुमाव की करदानी में इसको जरीन यानी सोने की कलम के किताब से नवाजा गया। सुलेखक ने पृष्ठ के निचले भाग पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। इस पृष्ठ का लगभग 1/4 हिस्सा इसी में प्रयुक्त हो गया है। इसी में प्रयुक्त हो गया है। नास्तिक शैली में लिखा हुआ एक पन्ना, जिसे अकबर के दरबार के सबसे अच्छे श्लोकों में से एक कश्मीर के मोहम्मद हुसैन दोबारा देखते हैं। नस्तलिक शैली में लिखा हुआ एक पन्ना, जिसे अकबर के दरबार के सबसे अच्छे श्लोकों में से एक कश्मीर के मोहम्मद हुसैन लगभग 1575 से 1605 द्वारा तैयार किया गया था। इसके अक्षरों के विशुद्ध समानुपातिक घुमाव की कदरदानी में इसको जरीन कलम, सोने की कलम की किताब से नवाजा गया। सुलेखन ने पृष्ठ के निचले भाग पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। इस पृष्ठ का लगभग 1/4 हिस्सा इसी में प्रयुक्त हो गया। सुलेखक ने हस्ताक्षर है। ठीक, शानदार लिखावट है। मोहम्मद हुसैन 1575 से 1605 कश्मीर के। अब है रंगीन चित्र। ठीक, रंगीन चित्र कुछ रहा थोड़ी है ऊपर। लिखित शब्द की उठान, ये पढ़ लिया अपन ने, है ना भाई। अब यही है रंगीन चित्र। ठीक, रंगीन चित्र। जैसा कि हमने पिछले अनुभाग में पढ़ा, मुगल पांडुलिपियों की रचना में चित्रकार भी शामिल थे। एक मुगल बादशाह के शासन की घटना का विवरण देने वाले इतिहासकारों में लिखित पाठ के साथ ही उन घटनाओं को चित्रों के माध्यम से दृश्य रूप में वर्णित किया जाता था। रंगीन चित्र। रंगीन चित्र। जैसा कि हमने पिछले अनुभाग में पढ़ा, मुगल पांडुलिपियों की रचना में चित्रकार भी शामिल थे।
एक मुगल बादशाह के शासन की घटनाओं का विवरण देने वाले इतिहासों में लिखित पाठ के साथ ही उन घटनाओं को चित्रों के माध्यम से दृश्य रूप में वर्णित किया जाता था। जब किसी पुस्तक में घटनाओं अथवा विषयों को दृश्य रूप में व्यक्त किया जाना होता था तो सुलेख उसके आसपास के पृष्ठों को खाली छोड़ देते थे। चित्रकार शब्दों में वर्णित विषयों को अलग से चित्र रूप में उतारकर वहां संलग्न कर देते थे। ये लघु चित्र होते थे जिन्हें पांडुलिपि के पृष्ठों पर आसानी से लगाया और देखा जा सकता था। चित्रों को न केवल किसी पुस्तक के सौंदर्य को बढ़ावा देने वाला बल्कि उन्हें तो लिखित माध्यम से राजा और राजा की शक्ति के विषय में जो बात कही न जा सकी हो ऐसे विचारों के संप्रेषण का भी एक सशक्त माध्यम माना जाता था। इतिहासकार अबुल फजल ने चित्रकारी का एक जादुई कला के रूप में वर्णन किया है। ठीक है ना, अबुल फजल ने। उसकी राय में यह कला किसी नवजात वस्तु को भी इस रूप में प्रस्तुत कर सकती है कि जैसे उसमें जीवन हो। बादशाह, उसके दरबार तथा उसमें हिस्सा लेने वाले लोगों का चित्रण करने वाले चित्रों की रचना को लेकर शासकों और मुसलमान रूढ़िवादी वर्ग के प्रतिनिधियों अर्थात उलेमा के बीच निरंतर तनाव बना रहा। उलेमा ने कुरान के साथ साथ हदीस, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के जीवन से एक ऐसा ही प्रसंग वर्णित है, में प्रतिष्ठापित मानव रूपों के चित्रण पर इस्लामिक प्रतिबंध का आह्वान किया। 1 मिनट। बादशाह, उसके दरबार तथा उसमें हिस्सा लेने वाले लोगों का चित्रण करने वाले चित्रों की रचना को लेकर शासकों और मुसलमान रूढ़िवादी वर्ग के प्रतिनिधियों अर्थात उलेमा के बीच निरंतर तनाव बना रहा। उलेमा ने कुरान के साथ साथ हदीस, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के जीवन से एक ऐसा ही प्रसंग वर्णित है, में प्रतिष्ठापित मानव रूपों के चित्रण पर इस्लामिक प्रतिबंध का आह्वान किया। इस प्रसंग में पैगंबर साहब को प्राकृतिक तरीके से जीवित रूपों के चित्रण की मनाही करते हुए उल्लेखित किया गया, क्योंकि ऐसा करने से यह लगता था कि कलाकार रचना की शक्ति को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। यह एक ऐसा कार्य था जो केवल ईश्वर का ही था। तस्वीर की प्रशंसा में अबुल फजल चित्रकारी को बहुत सम्मान देता था। किसी भी चीज़ का उसके जैसा ही रेखांकन बनाना तस्वीर कहलाता है। अपनी युवावस्था के एकदम शुरुआती दिनों से ही महामहिम ने इस कला में अपनी अभिरुचि व्यक्त की है। वे इसे अध्ययन और मनोरंजन दोनों का ही साधन मानते हुए इस कला को हर संभव प्रोत्साहन देते हैं। चित्रकारों की एक बड़ी संख्या इस कार्य में लगाई गई है। हर हफ्ते शाही कार्यशाला के अनेक निरीक्षक और लेखक बादशाह के सामने प्रत्येक कलाकार का कार्य प्रस्तुत करते हैं और महामहिम प्रदर्शित उत्कृष्टता के आधार पर इनाम देते हैं तथा कलाकारों के मासिक वेतन में वृद्धि करते हैं। अब सर्वाधिक उत्कृष्ट चित्रकार मिलने लगे हैं और बीहजाद जैसे चित्रकारों की अत्यंतम कलाकृतियों को तो उन यूरोपीय चित्रकारों के उत्कृष्ट कार्यों के समक्ष रखा जा सकता है। बीहजाद जैसे चित्रकारों की अत्युत्तम कलाकृतियों को तो उन यूरोपीय चित्रकारों के उत्कृष्ट कार्यों के समक्ष रखा जा सकता है जिन्होंने विश्व में व्यापक ख्याति अर्जित कर ली। ब्यौरे की सूक्ष्मता, परिपूर्णता और प्रस्तुतिकरण की निर्भुकता जो अब चित्रों में दिखाई पड़ती है वह अतुलनीय है। यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुएं भी प्राणीवान प्रतीत होती है। 100 से अधिक चित्रकार इस कला के प्रसिद्ध कलाकार हो गए हैं, किंतु कलाकारों के लिए यह बात खासतौर पर सही है। उनके चित्र वस्तुओं की हमारी परिकल्पना से कहीं परे हैं। 100 से अधिक चित्रकार इस कला के प्रसिद्ध कलाकार हो गए हैं। हिंदू कलाकारों के लिए यह बात खासतौर पर सही है। उनके चित्र वस्तुओं की हमारी परिकल्पना से कहीं परे हैं। वस्तुतः वे पूरे विश्व में कुछ लोग ही उनके समान पाए जा सकते हैं। अबुल फजल चित्रकला को महत्वपूर्ण क्यों मानता है? वह इस कला को वैध कैसे ठहराता है? भाई, इसमें आ रहा है कि ब्यौरे की सूक्ष्मता, परिपूर्णता और प्रस्तुतिकरण की निर्भीकता जो अब चित्रों में दिखाई पड़ती है पर अतुलनीय है। यहाँ तक कि निर्जीव वस्तु भी
यहाँ तक कि निर्जीव वस्तु भी। वस्तुतः पूरे विश्व में कुछ लोग ही उनके समान पाए जा सकते हैं। हिंदू चित्रकार हिंदू कलाकारों के लिए प्रयुक्त है। एक मुगल किताबखाना। ये है भाई मुगल किताबखाना। मुगल किताबखाना। इस लघु चित्र में चित्रित मुगल पांडुलिपि की रचना में संलग्न अलग अलग कार्यों की पहचान कीजिए। ठीक, अब चलते हैं आगे। रंगीन चित्र। नस्तलिक। तस्वीर की प्रशंसा में। एक मुगल किताबखाना। यह एक ऐसा कार्य था जो केवल ईश्वर का ही था, किंतु समय के साथ शरिया की व्याख्याओं में भी बदलाव आया। विभिन्न सामाजिक समूह ने इस्लामी परंपरा के ढांचे की अलग अलग तरीकों से व्याख्या की। प्राय प्रत्येक समूह ने इस परंपरा की ऐसी व्याख्या प्रतिपादित की जो उनके राजनीतिक आवश्यकताओं से सबसे ज़्यादा मेल खाती थी। जिन शताब्दियों के दौरान साम्राज्य निर्माण हो रहा था, उस समय कई ऐतिहासिक क्षेत्रों के शासकों ने नियमित रूप से कलाकारों को उनके क्षेत्र तथा उनके राज्य के जीवन के दृश्य चित्रित करने के लिए नियुक्त किया। उदाहरण के लिए ईरान के सफावी राजाओं ने दरबार में स्थापित कार्यशालाओं में प्रशिक्षित उत्कृष्ट कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। बेहजाद जैसे चित्रकारों के नाम से सफावी दरबार की सांस्कृतिक प्रसिद्धि को चारों ओर फैलाने में बहुत योगदान दिया। ईरान से भी कलाकार मुगलकालीन भारत आने में सफल हुए। ईरान से भी कुछ को मुगल दरबार में लाया गया, जैसे मीर सैयद अली अब्दुस समद को बादशाह हुमायूं को दिल्ली तक साथ लेने के लिए कहा गया। बादशाह हुमायूं को दिल्ली तक साथ देने के लिए कहा गया। मीर सैयद अली और अब्दुस समद हुमायूं के दरबार में। अन्य ने संरक्षण और प्रतिष्ठा के अवसरों की तलाश में प्रवास किया। बादशाह और रूढ़िवादी मुसलमान विचारधारा के प्रवक्ताओं के बीच जीवधारियों के दृश्य निरूपण पर मुगल दरबार में तनाव बना हुआ था। अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल बादशाह को यह कहते हुए उद्धृत करता है, कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं, पर मैं ऐसे व्यक्तियों को नापसंद करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार के पास खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका है, क्योंकि कहीं न कहीं उसे यह महसूस होता है कि खुदा की रचना को वह जीवन नहीं दे सकता। अबुल फजल का कथन है। अबुल फजल अकबर का दरबारी इतिहासकार। तगड़ा हो भाई अबुल फजल, नॉलेज तगड़ा था इसको। अब है अकबरनामा और बादशाहनामा। ठीक, चित्रकार के साहित्यिक और कलात्मक रचना प्रदर्शन। चित्र 9.4 की तुलना अबुल फजल की साहित्यिक और कलात्मक रचना शक्ति से कीजिए। इतिवृत्तियों।
ठीक, शासक और इतिवृत्त। इतिवृत्त का अर्थ है इतिवृत्त इतिहास। मूल पाठ की शैली को क्रॉनिकल्स इतिवृत्त इतिहास नाम दिया। इतिवृत्त घटनाओं का अनवरत कालानुक्रमिक विवरण प्रस्तुत करते हैं। इतिवृत्त घटनाओं का अनवरत कालानुक्रमिक विवरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक। गोवर्धन द्वारा लगभग 1630 में चित्रित। अब है अकबरनामा और बादशाहनामा। ठीक, अकबरनामा और बादशाह। महत्वपूर्ण चित्रित मुगल इतिहासों में सर्वाधिक ज्ञात अकबरनामा और बाबरनामा राजा का इतिहास है। प्रत्येक पांडुलिपि में औसतन 150 पूरे अथवा दोहरे पृष्ठों पर लड़ाई, घेराबंदी, शिकार, इमारत निर्माण, दरबारी दृश्य आदि के चित्र हैं भाई। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल का पालन पोषण मुगल राजधानी आगरा में हुआ। वह अरबी, फारसी, यूनानी दर्शन, सूफीवाद में पर्याप्त निष्णात था। इससे भी अधिक वह एक प्रभावशाली विवादी तथा स्वतंत्र चिंतक था, जिसने लगातार दकियानूसी उलमा के विचारों का विरोध किया। इन गुणों से अकबर बहुत प्रभावित हुआ। उसने अबुल फजल को अपने सलाहकार और अपनी नीतियों के प्रवक्ता के रूप में बहुत उपयुक्त पाया। बादशाह का एक मुख्य उद्देश्य राज्य को धार्मिक रूढ़िवादियों के नियंत्रण से मुक्त करना था। दरबार इतिहासकार के रूप में अबुल फजल ने अकबर के शासन से जुड़े विचारों को न केवल आकार दिया बल्कि उनको स्पष्ट रूप से व्यक्त भी किया। 1589 में शुरू कर 1589 में अबुल फजल ने अकबरनामा पर 13 वर्षों तक कार्य किया। 13 वर्ष। और इस दौरान कई बार उसने प्रारूप में सुधार किए। यह इतिहास घटनाओं के वास्तविक विवरणों, वाकई शासकीय दस्तावेजों तथा जानकार व्यक्तियों के मौखिक प्रमाणों जैसे विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों पर आधारित है। ठीक। (1589 में शुरू कर अबुल फजल ने अकबरनामा शुरू कब किया था? 1589 में 13 वर्षों तक कार्य किया और इस दौरान कई बार उसने प्रारूप में सुधार किए। यह इतिहास घटनाओं के वास्तविक विवरणों, वाकई शासकीय दस्तावेजों तथा जानकार व्यक्तियों के मौखिक प्रमाणों जैसे विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों पर आधारित है। अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभाजित किया गया। अकबरनामा को 3 जिल्दों में, जिनमें से प्रथम 2 इतिहास है, तीसरी जिल्द आईन अकबरी है। प्रथम 2 अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभाजित किया गया, जिसमें प्रथम 2 इतिहास है, ठीक, और तीसरी जिल्द आईन अकबरी है। पहली जिल्द में आदम से लेकर अकबर के जीवन के एक खगोलीय कालचक्र तक 30 वर्ष का मानव जाति का इतिहास है। दूसरी जिल्द अकबर के 46वें शासन वर्ष 1601 पर खत्म होती है। अगले ही वर्ष अबुल फजल राजकुमार सलीम द्वारा तैयार किए गए षड्यंत्र का शिकार हुआ और सलीम के सहअपराधी वीर सिंह बुंदेला द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। अच्छा भाई, 30 वर्ष मानव जाति का इतिहास है। दूसरी जिल्द अकबर के 46वें शासन वर्ष 1601 पर खत्म होती है। अगले ही वर्ष अबुल फजल राजकुमार सलीम द्वारा तैयार किए गए षड्यंत्र का शिकार हुआ और सलीम के महाअपराधी वीर सिंह बुंदेला द्वारा उसकी हत्या कर दी गई अबुल फजल की। अकबरनामा का लेखन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं के समय के साथ विवरण देने के पारंपरिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया गया। इसके साथ ही तिथियों और समय के साथ होने वाले बदलावों के उल्लेख के बिना ही अकबर के साम्राज्य के भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक सभी पक्षों का विवरण प्रस्तुत करने के अभिनव तरीके से इसका लेखन हुआ।
वही बात आ रही है अकबरनामा का लेखन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं के समय के साथ विवरण देने के पारंपरिक ऐतिहासिक दृष्टिकोणों से किया गया। इसके साथ ही तिथियों और समय के साथ होने वाले बदलावों के उल्लेख के बिना ही अकबर के साम्राज्य के भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक सभी पक्षों का विवरण प्रस्तुत करने के अभिनव तरीके से इसका लेखन हुआ। आईन अकबरी में मुगल साम्राज्य को हिंदुओं, जैनों, बौद्धों, मुसलमानों की भिन्न भिन्न आबादी वाले तथा एक मिश्रित संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। अबुल फजल की भाषा बहुत अलंकृत थी और चूंकि इस भाषा पाठों को ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था, अतः इस भाषा में लय तथा कथन शैली को बहुत महत्व दिया जाता था। लय तथा कथन शैली को इस भारतीय फारसी शैली को दरबार में संरक्षण मिला। इस भारतीय फारसी शैली को अबुल फजल का एक शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह नामा के लेखक के रूप में जाना जाता है। बादशाह नामा इसकी योग्यताओं के बारे में सुनकर बादशाह शाहजहां ने इसे अकबरनामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया। अब्दुल हमीद लाहौरी बाबरनामा बादशाह नामा भी सरकारी इतिहास है। इसकी 3 जिल्दें दफ्तर है और प्रत्येक जिल्द 10 चंद्र वर्षों का ब्यौरा देती है। लाहौरी ने बादशाह के शासन 1627 से 47 के पहले 2 दशकों पर पहला व दूसरा दफ्तर लिखा। इन जिल्दों में बाद में शाहजहां के वजीर सादुल्ला खान ने सुधार किया। किसने किया? शाहजहां के वजीर सादुल्ला खान ने सुधार किया। बुढ़ापे की आवश्यकताओं की वजह से लाहौरी तीसरे दशक के बारे में नहीं लिख सका, जिसे बाद में इतिहासकार बारिश ने लिखा। लाहौरी ये लाहौरी कौन था? अबुल फजल का एक शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी। बादशाह को कितने उसमें लिखा था? 3 जिल्दों में 10-10 साल का हेर फेर में, ठीक, 10-10 साल का जोड़ा में। तो लिख दिया। तीसरा लिखा को आया, जब तीसरा किसने पूरा किया था? इतिहासकार बारिश ने लिखा। औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजी प्रशासकों ने अपने साम्राज्य के लोगों और संस्कृतियों जिन पर वे लंबा शासन करना चाहते थे को बेहतर ढंग से समझने के लिए भारतीय इतिहास का अध्ययन तथा उपमहाद्वीप के बारे में ज्ञान का अभिलेखागार स्थापित करना शुरू किया। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने कई भारतीय पांडुलिपियों के संपादन, प्रकाशन और अनुवाद का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। बेहतर ढंग से समझने के लिए भारतीय इतिहास का अध्ययन तथा उपमहाद्वीप के बारे में ज्ञान का अभिलेखागार स्थापित करना शुरू किया। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने कई भारतीय पांडुलिपियों के संपादन, प्रकाशन और अनुवाद का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेज प्रशासकों ने अपने साम्राज्य के लोगों और संस्कृतियों जिन पर वे लंबा शासन करना चाहते थे को बेहतर ढंग से समझने के लिए भारतीय इतिहास का अध्ययन तथा उपमहाद्वीप के बारे में ज्ञान का अभिलेखागार स्थापित करना शुरू किया। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने कई भारतीय पांडुलिपियों के संपादन, प्रकाशन और अनुवाद का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। बेहतर ढंग से समझने के लिए भारतीय इतिहास का अध्ययन तथा उपमहाद्वीप के बारे में ज्ञान का अभिलेखागार स्थापित करना शुरू किया। 1724 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने
कई भारतीय पांडुलिपियों के संपादन, प्रकाशन और अनुवाद का जिम्मा अपने ऊपर लिया। किसने लिया? सर विलियम जोन्स। कब? 1784। अकबरनामा और बादशाहनामा। अकबरनामा और बादशाहनामा के संपादित पाठ्यांतर सबसे पहले ऐतिहासिक सोसाइटी द्वारा 19वीं शताब्दी में प्रकाशित किए गए। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद 20वीं शताब्दी के आरंभ में हेनरी बेबरिज द्वारा अकबर का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। बादशाहनामा के केवल कुछ अंशों का ही अभी तक अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। इसका मूल पाठ अपने संपूर्ण रूप में आज भी अनुवाद किए जाने की प्रतीक्षा है। 1 मिनट। बेहतर ढंग से समझने के लिए भारतीय इतिहास का अध्ययन तथा उपमहाद्वीप के बारे में ज्ञान का अभिलेखागार स्थापित करना शुरू किया। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने कई भारतीय पांडुलिपियों के संपादन, प्रकाशन और अनुवाद का जिम्मा अपने ऊपर लिया। ठीक है। अकबरनामा बंगाल ने कई भारतीय पांडुलिपियों, वही बात आ रही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स। 1784। पांडुलिपियों के संपादन, प्रकाशन और अनुवाद का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। अकबरनामा और बादशाहनामा। अकबरनामा पहले है, बादशाहनामा बाद में। के संपादित पाठ्यांतर सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी द्वारा 19वीं शताब्दी में प्रकाशित किए गए। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद 20वीं शताब्दी के आरंभ में हेनरी बेबरिज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। हेनरी बेबरिज। अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? हेनरी बेबरिज। बादशाहनामा के केवल कुछ ही अंशों का अभी तक अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। इसका मूल पाठ अपने संपूर्ण रूप में आज भी अनुवाद किए जाने की प्रतीक्षा में है। कुछ ही अंशों का अभी तक अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। इसका मूल पाठ अपने संपूर्ण रूप में आज भी अनुवाद किए जाने की प्रतीक्षा में है। पता लगाने की कोशिश कीजिए कि क्या आपके कस्बे अथवा गांव में पांडुलिपियों को चित्रित करने की परंपरा रही है। इन पांडुलिपियों को कौन तैयार करता था? इन पांडुलिपियों में किन विषयों पर विचार किया गया था? इन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाता था? 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। बादशाहनामा का सफर। मुगलों का दिन बहुमूल्य पांडुलिपियों की भेंट एक स्थानीय राजनीतिक प्रथा थी। इसी का अनुकरण करते हुए अवध नवाब ने 1799 में बादशाहनामा का सफर। मुगलों का दिन बहुमूल्य पांडुलिपियों की भेंट एक स्थापित राजनीतिक प्रथा थी। इसी का अनुसरण करते हुए अवध नवाब ने 1799 में जॉर्ज तृतीय को सचित्र बादशाहनामा भेंट में दिया। जॉर्ज तृतीय को सचित्र बादशाहनामा भेंट में दिया। तभी से यह विंडसर कासल के अंग्रेजी शाही संग्रहालयों में सुरक्षित है। विंडसर कासल के 1994 में इस संरक्षण कार्य में बंधी हुई पांडुलिपियों को अलग अलग करना आवश्यक हो गया। इसी की वजह से चित्रों को प्रदर्शित करना संभव हुआ और 1997 में पहली बार बादशाहनामा के चित्र नई दिल्ली, लंदन और वाशिंगटन में हुई प्रदर्शनियों में दिखाए गए। ऐतिहासिक विवरण समयवार विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जबकि एककालीन विवरण एक खास समय की स्थिति का वर्णन करता है। अब इसको पढ़ेंगे बाद में, आदर्श रैच। ठीक, फिर दोबारा से देखेंगे लास्ट में। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।